नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र, जी हाँ, यूपी के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी की दाल वाकई बहुत पतली है और इतनी पतली है कि बीजेपी को वहां मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहे, स्ट्रांग कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। और हाल ये है, जैसा कि जानकार बताते हैं, कि पिछले दिनों में कई फिल्म स्टार्स को पार्टी ने अप्रोच किया, जिसमें माधुरी दीक्षित हैं, जिसमें अभिषेक बच्चन हैं, जैकी श्रॉफ हैं, बीजेपी के पोस्टर बॉय रहे अक्षय कुमार हैं, लंबी फेहरिस्त है। इनको अप्रोच किया कि आप आइए। बीजेपी ने जहां पलके बिछाने की कोशिश की, सच्चाई यह है कि कोई भी फिल्म स्टार आज की तारीख में मोदी के रथ पर बैठना नहीं चाहता है। जी हाँ, 2024 के फाइनल में मोदी के रथ पर सवार नहीं होना चाहता है। और अगर आप कल की बात लें तो कल आशीष शेलार, बीजेपी के मुंबई के चीफ बड़े नेता, ये सलमान खान के घर गए, मुंबई में बांद्रा में। सलमान खान से मिले, सलीम खान से मिले, हेलन से मिले और भी कई लोगों से मिले, वहाँ फिल्म स्टार से मिले। काफ़ी देर बात हुई लेकिन बात बनी नहीं, खामोशी से वापस आना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये मुलाकात चुनाव से रिलेटेड नहीं थी। सच्चाई ये भी है कि फिल्म स्टार तो छोड़ दीजिए, जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, नितिन गडकरी, और जो नागपुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और नागपुर की सीट जो सबसे सेफेस्ट सीट मानी जा रही है, नितिन गडकरी की भी सीट लोग कह रहे हैं फंसती जा रही है। और आज उन्हें योगी आदित्यनाथ को बुलाना पड़ा नागपुर। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ को बुलाना पड़ा। तो ये हाल गडकरी साहब का है, द टॉलेस्ट लीडर ऑफ बीजेपी इन महाराष्ट्र। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में जहां बड़े बड़े फिल्म स्टार भी मोदी जी के साथ इस फाइनल को खेलने के लिए तैयार नहीं है, वहां मोदी जी का कहना है कि इस बार वो पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। यानी 2019 में से 41 सीटें जीती थी महाराष्ट्र से मोदी जी ने, 41 सीट्स आउट ऑफ 48, 48 में से 41 सीट जीती थी। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 41 से भी ज्यादा सीट ला रहे हैं। और आज जब महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उन्होंने अपना शंखनाद किया चुनाव अभियान का महाराष्ट्र में, तो उन्होंने मंच से कहा कि इस बार बीजेपी हर बूथ पर, ऑन एवरी बूथ, रिकॉर्ड तोड़ देगी, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। सुनिए, मोदी जी को सुनिए। और मेरा आपसे आग्रह है, हर पोलिंग बूथ अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। तोड़ेंगे। इस चुनाव में हमें सबसे पहले पोलिंग बूथ जीतना है। हम दोस्तों, अगर मोदी जी की बातों पर यकीन करें तो इस बार वो हर बूथ पर रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। बीजेपी हर बूथ पर रिकॉर्ड तोड़ेगी। यानी जो 41 सीटें 2019 में मिली थी, या जो 41 सीटें उन्हें 2014 में मिली थी महाराष्ट्र में, इस बार वो 41 प्लस सीट्स लाने जा रहे हैं। 41 प्लस सीट्स मोदी जी लाने जा रहे हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब चलिए सच्चाई पता कर लेते हैं कि मोदी जी की बात सही है या मोदी जी की जो एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो असेसमेंट रिपोर्ट है, जो मोदी जी की एजेंसियां हैं वो क्या कह रही हैं और मोदी जी मन से क्या कह रहे हैं, जरा इसको भी जान लेते हैं, फिर बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए जो ग्राउंड उनका जो रिपोर्ट है, जो काफी मेरे ख्याल से सेंसिटिव रिपोर्ट है वो, और मैं आपकी चैनल पे बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी, जो अपोजिशन का, जो इंडिया अलायंस का जो पार्ट है महाविकास आघाड़ी, उनको 26 सीट दिखा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो डीएनए, जिसको यहाँ पे महायुति कहा जाता है, उनको 22 सीट दिखा रही है। अब जहां मोदी जी कह रहे थे कि 41 प्लस सीटें आ रही हैं, वहीं पर सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर सूर्यवंशी कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, जो सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट है, उसमें बीजेपी यानी मोदी जी के खाते में 41 नहीं 22 सीटें जा रही हैं। और ये कोई गोदी मीडिया का सर्वे नहीं है, ये कोई अल्टरनेट मीडिया का सर्वे नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का सर्वे नहीं, ये तो एजेंसियां कह रही हैं, उनके असेसमेंट रिपोर्ट है। कहाँ मोदी जी 41 प्लस की बात कर रहे हैं, और सच्चाई ये है कि सीटें 22 के लपेट में हैं, यानी 20 सीटों का नुकसान है सीधा 20-22 सीटों का। सवाल ये है दोस्तों कि अगर महाराष्ट्र
सेकंड बिगेस्ट स्टेट जहां से दो दो बार मोदी जी ने स्वीप किया, होलसेल के भाव, सीटें नहीं, क्या इस बार मोदी जी वहां रिटेल में जा रहे हैं? और अगर उनकी इतनी कम सीटें महाराष्ट्र में आ रही हैं तो क्या मोदी जी का रथ फंस रहा है? महाराष्ट्र में फंस रहा है तो बाकी राज्यों में भी फंस रहा है। कर्नाटक में हालत ख़राब है, बिहार में हालत ख़राब है, बंगाल में हालत ख़राब है, और यहाँ तक कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो सवाल ये है, द बिग क्वेश्चन, ये जो 272 का फिगर है, 272, इस तक मोदी जी कैसे पहुँचेंगे? तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ कैसे लेंगे? अब दोस्तों, फिल्म स्टार्स जो हैं वो हिचक रहे हैं मोदी जी के रथ पर बैठने के लिए। सबसे बड़े बीजेपी के सुपरस्टार हैं गडकरी साहब, उनकी सीट थोड़ी फंसी हुई है, योगी जी मदद करने गए हैं। सवाल इस बात का है कि अगर ये रथ महाराष्ट्र में फंस रहा है तो जो मैंने पहले कहा कि फिर 272 कैसे आएंगे? आज दो खास मेहमान होंगे, सुधीर सूर्यवंशी होंगे मुंबई से, जिनकी बात अभी आपने सुनी, 22 सीटों वाली, और हमारे साथ महाराष्ट्र के एक और एक्सपर्ट अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा, अगर आपकी इलेक्शन में दिलचस्पी है, नतीजों में दिलचस्पी है, मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसमें दिलचस्पी इस सवाल में, तो आइए इस सवाल की तह में चलते हैं। पहला जो सवाल है वो टाइगर से है, अशोक वानखेड़े से। टाइगर, क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र जहां पर मोदी जी 2 बार, आप कह सकते हैं, बम्पर इनाम जीता, 2014 में मोदी जी यहां से 41 सीट ले गए, 2019 में फिर 41 सीट ले गए, क्या आपको लग रहा है कि इस बार मोदी जी संकट में है महाराष्ट्र में? और ये जो गुजरात लॉबी, मोदी शाह, क्या आपको लग रहा है कि मराठा अस्मिता जागी हुई है और इस बार मोदी जी को वाकई नानी याद आ जाएगी महाराष्ट्र में? ऐसा कुछ लग रहा है आपको टाइगर? देखिए दीपक भाई, जब भी बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी, वो दिल्ली तख्त के खिलाफ लड़ाई थी, वो एक हिंदुत्व को सत्ता में लाने की लड़ाई थी। 2024 की लड़ाई ये हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है, ये मराठी अस्मिता की लड़ाई है। ओहो, क्योंकि भाजपा कभी उत्तर प्रदेशी, मध्य प्रदेशी, राजस्थानी नहीं कहलाई। भाजपा में वेंकैया नायडू भी अध्यक्ष थे तो कभी तेलुगु नहीं कहलाई। 2014 के बाद पहली बार भाजपा पे टैग लगा गुजराती नेतृत्व, गुजरातियों की मनमानी, क्योंकि संघ भी पुश किया गया पीछे, पुरानी परंपराएं समाप्त हो गई, संयुक्त जो कलेक्टिव लीडरशिप थी, सामूहिक नेतृत्व की बात तक नहीं होती। पुराने दिग्गजों को मार्गदर्शन मंडल बना के घर में भेज दिया और 2 गुजराती पूरी बीजेपी चला रहे हैं, और वैसे ही चला रहे जैसा गुजरात उन्होंने चलाया। अरे टाइगर विराट खुलकर बोला जाए, आप सीधे सीधे, मैं जो समझ रहा हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मराठी जो है वो इन 2 गुजरातियों को क्या स्वीकार नहीं कर रहा है? मुझे ये सवाल ही बताइए। नहीं उठता। स्वीकार इसलिए नहीं है कि उन्होंने मराठी अस्मिता को तोड़ा है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार मुगलों की सूरत लूटी, इसलिए वो आज महाराष्ट्र को लूट रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग, बड़े बड़े मुंबई के बड़े बड़े कार्यालय, बड़े बड़े ऑफिसेस, जो आर्थिक राजधानी थी पूरे इस उपमहाद्वीप की, मुंबई, और वो अब आर्थिक राजधानी गुजरात बनाने के सोच रहे हैं। इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, इन्होंने एनसीपी को तोड़ा। एनसीपी और शिवसेना ये क्षेत्रीय दल है महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने जा रहे हैं। तो मराठा जाग गया। महाराष्ट्र में गद्दारों को माफ नहीं किया जाता। नहीं, आप क्या करें, सीधे सीधे टाइगर शेर एकदम सीधा हमला करता है, सीधा बोल रहा हूं। बोलता है महाराष्ट्र में यदि गद्दारी का कौन गद्दार है बताइए, तो गद्दार कौन है? गद्दार एकनाथ शिंदे और पवार है। क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे यदि अलग हो गए तो अब अजित पवार के साथ कैसे है? और ये बाला साहब ठाकरे की अकस्मात मौत नहीं हुई थी।
बाला साहब ने जीते जी ये पार्टी उद्धव ठाकरे के हाथ में दी थी। तो ये एकनाथ शिंदे कह नहीं सकता कि साहब वो बाला साहब की एकदम एक्सीडेंट में मौत हो गई और ये बन गए। बाला साहब की इच्छा नहीं थी, बाला साहब ने ये हाथ में सौंप, उन्होंने थाने के सभा में कहा था कि उद्धव और सेना को मैं आपके हाथ में सौंप के जा रहा हूं। तब तो ये आंसू बहा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उद्धव जी की जय जयकार लगा रहे थे। चंद टुकड़ों के चक्कर में जी सत्ता का मक्खन खाने, यदि आप जिस पार्टी ने आपको टेम्पो से उठा के मंत्री पद पे बिठाया, ड्राइवर सीट के टेम्पो से, उस पार्टी को यदि आप तोड़ोगे तो महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता नहीं नहीं, बड़ी बात कही कि महाराष्ट्र की जनता गद्दारी बर्दाश्त नहीं करती और इसका जो है परिणाम यही होगा कि ये जो एकनाथ शिंदे के या अजीत पवार के जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं, टाइगर कह रहे हैं कि उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं सुधीर सूर्यवंशी जी के पास जाना चाह रहा हूँ। सुधीर जी, आप तो इस वक्त बॉम्बे में हैं, बॉलीवुड में हैं, और बॉलीवुड का एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे, हालांकि खिलाड़ी आप राजनीति के हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुझे खबरें हैं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, अभिषेक बच्चन से कहा गया कि आप आइए भाई बीजेपी में, आप कुछ किस्मत आजमाइए इस चुनाव में। ऐसा सुनते माधुरी दीक्षित से कहा गया। जो पोस्टर बॉय हैं बीजेपी के अक्षय कुमार, उनसे कहा गया, वो पीछे हट गए। और खबर ये भी आ रही है कि सलमान खान से भी कुछ कन्विंसिंग करने की बात थी। तो ये जो बॉलीवुड में जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो बारात में चले जाते हैं नाचने, बर्थडे में किसी के चले जाते हैं, ये भाजपा में नहीं आ रहे, मोदी जी के रथ पे नहीं बैठ रहे। ये क्या हो गया साहब, आपके बॉलीवुड को क्या हो गया? दीपक जी, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। मेरी भी जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना था, उसी वक्त और उसके पहले भी उन्होंने डेरा डालना शुरू कर दिया था। पहली थी माधुरी दीक्षित, जो एक जमाने में 90s में एक बड़ी स्टार हुआ करती थी। फिर बाद में उर्मिला मातोंडकर, अक्षय कुमार, फिर बाद में जैकी श्रॉफ, डिम्पल कापड़िया, जैकी श्रॉफ भी थे, सलमान खान, जो आज अपने आशीष शेलार, जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई गुट के जो प्रेसिडेंट है, वो आज सलमान खान को मिले। इन सब लोगों को मेरे ख्याल से वो डेरा डाल रहे थे, लेकिन एक ही भी फिल्म जो अभिनेता है उन्होंने हाँ भरी नहीं, उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फिल्म स्टार तो नहीं बोल दिया बीजेपी को रथ पे बैठने के लिए, नहीं बोल दिया। दूसरी बात, अहम बात है, गोविंदा जो एकनाथ शिंदे के गुट में कुछ दिन पहले शामिल हुए, वो गोविंदा कांग्रेस को अप्रोच किया था उन्होंने पहले। फिर बाद में उद्धव ठाकरे की जो गुट है, शिवसेना उबाटा उसको कहा जाता है, उनको भी अप्रोच किया। उन्होंने कुछ ग्रीन सिग्नल दिखाया नहीं। उसके बाद में एकनाथ शिंदे के सेना में गुट में वो चले गए। सेना में जाने के बाद में एक अटकलें लगा जा रही थी कि अमोल कीर्तिकर के अगेंस्ट में उनको खड़ा किया जाएगा। लेकिन उस दिन बाद, जिस दिन लिया, उस दिन बाद गोविंदा कहाँ है वो किसी को पता नहीं है। कौन से ठंडे बक्से में किधर डाल दिया गोविंदा को, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए एक बात अहम कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आपको याद होगा, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जब जामनगर में हुई थी, हर फिल्म स्टार, हर सितारा वहां पे चमका था, नाचा था, डांस किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनके नेतृत्व में चलने वाली भाजपा जो लोकसभा इलेक्शन में जा रही है, वो रथ में वो बैठने के लिए बिल्कुल उन्होंने नहीं कह दिया। माधुरी दीक्षित ने क्लियर कट, जो उनके जो 2-3 इंटरव्यू हुए वहां पे कहा कि पॉलिटिक्स मुझे ऑफर है, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स, राजनीति ज्वाइन करना नहीं चाहती। मेरा फील्ड अलग है, मेरा सेक्टर अलग है और राजनीति अलग है। उन्होंने बाकायदा सब चीजें इनकार कर दी थी। इसलिए मुझे लगता है कि फिल्म स्टार ने भी जो कुछ देश में माहौल चल रहा है वो भाप लिया। क्या जी, बड़ी बात आपने सुधीर भाई कही, और एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, पूरी आप नजर रखते हैं, खबर रखते हैं। टाइगर, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कह रहे हैं कि भाई मुकेश अंबानी के यहाँ पूरा बॉलीवुड चला गया, शाहरुख खान चले गए, सलमान खान चले गए, वहां पर जो है अमिताभ बच्चन दिखे, अभिषेक बच्चन दिखे, लेकिन मोदी जी के रथ पर टाइगर कोई बैठने को तैयार नहीं है। माधुरी दीक्षित मना कर रही हैं, वहां पर अभिषेक बच्चन वो मना कर रहे हैं, अक्षय कुमार ने हाथ जोड़ लिया, जो इंटरव्यू ले रहे थे, आम खिला रहे थे मोदी जी को। तो ये क्या आपको दिख रहा है? व्हाट इज दिस? ये बॉलीवुड छू नहीं मोदी जी के रथ पे बैठना चाह रहा है। मराठी अस्मिता
या मोदी हार रहे हैं, रथ फंसा हुआ है, फंसे हुए रथ पे कोई बैठना नहीं चाहता? कारण क्या है सर? इसको 2-3 कारण है सर। पहला कारण, ये जो एक्टर्स गए थे अंबानी के यहाँ पैसे लेके गए थे, ये उनका प्रोफेशन है। वो चैनलों में, टेलीविजन चैनलों में तभी आते हैं जब उनकी पिक्चरें रिलीज होती है। किसी एक्टर को आप ऐसे ही बात करने के लिए बुलाओ तो पैसा लेगा। कॉन्क्लेव में एक्टर्स आते तो पैसा लेते हैं, दुकान का उद्घाटन करते हैं तो पैसा लेते हैं। अरे सर, क्योंकि उनको मोदी जी पता तो है मंत्री उनकी बना चलती- रहे हैं। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल है कि इनको एक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय जनता पार्टी का दिवालिया निकल चुका है, उनके पास नेता ही नहीं। हिमाचल में मंडी के सीट पे एक ताकतवर नेता नहीं है जो चुनाव जितवा देगा। और ये दिवालियापन इसलिए आया है बीजेपी में क्योंकि जो जमीन से जुड़े नेता थे उनको आपने घर बिठाया। तो कंगना रावत को इसलिए ले गए कि वहां पर कोई नेता नहीं मिल रहा मोदी जी को? नेता ही नहीं। कंगना रनावत का आईक्यू क्या है? सुभाष चंद्र सुभाष बोस है चंद्र उनका बोस- आईक्यू। हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस के पोते ने बोल दिया कि क्यों बेइज्जती कर रही हो हमारे इतने बड़े शहीदों की। मैं ये कहता हूं, वो शायद कंगना रनावत को ये लग रहा है कि उसको एक फिल्म मिली है जिसका नाम है चुनाव इलेक्शन 2024, और उस फिल्म में एक किरदार निभाने के लिए वो जा रही है। चुनाव खत्म हो गए, पैसा मिल गया, वापस पिक्चर रिलीज होगी, दूसरी पिक्चर में लग जाओ। जी, नहीं टाइगर, सवाल सबसे बड़ा इस बात का है कि वो बॉलीवुड जो सियासत में दखल रखता है, चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे फिर राजेश खन्ना हो, सुनील दत्त हो, लेकिन आज सबसे मोदी के ज्यादा रथ पर देवानंद। कोई बैठना। जी। सबसे ज्यादा देवानंद। जी, लेकिन उन्होंने आज तो कोई राजनीतिक उनके साथ पार्टी आ खोली नहीं रहा थी। है। ये मैं कह रहा हूं, 400 पार का नारा है लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। खैर, मैं वापस आता हूं सुधीर जी। सुधीर जी, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है, आईबी की रिपोर्ट आ रही है, खुफिया रिपोर्टें आ रही हैं, चलिए आज हमको यकीन तो है नहीं, गोदी मीडिया तो कह रहा है कि भाई महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा, लेकिन जो मोदी जी की खुफिया एजेंसी, कुछ इसकी आपको जानकारी है? कितनी सीटें आईबी दे रही है? अमित शाह की एजेंसी अमित शाह को कितनी सीटें महाराष्ट्र में दे रही है? सुधीर जी। देखो दीपक जी, महाराष्ट्र में टोटल 48 सीट लोकसभा की सीट है। उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में लोकसभा की है। तो उसके मद्देनजर देखते हुए जो जो जिस तरीके से बीजेपी का कैंपेन और अपोजिशन कैंपेन चल रहा था, तो मैंने जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर से तो उनसे बात की है कुछ दिन पहले। तो उन्होंने एक बात बताई कि सुधीर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में माहौल है, बीजेपी के लिए जैसे हम कहते हैं, लोग बातें करते हैं, वो सही है कि मूड बीजेपी के अगेंस्ट में है। इसलिए जो ग्राउंड उनका जो रिपोर्ट है, जो काफी मेरे ख्याल से सेंसिटिव रिपोर्ट है वो, और मैं आपकी चैनल पे बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी, जो अपोजिशन का, जो इंडिया अलायंस का जो पार्ट है महाविकास आघाड़ी, उनको 26 सीट दिखा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो डीएनए जिसको यहाँ पे महायुति कहा जाता है, उनको 22 सीट दिखा रही है। तो इसका मतलब ये है कि महाविकास आघाड़ी मजबूती से, मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व में यहाँ खड़ी है। और उसका मुझे ये लगता है कि अब नागपुर के सीट के बारे में मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वहां पे जो विकास पुरुष खुद को कहते हैं, नितिन गडकरी जी खुद खड़े हैं। उनकी भी सीट जो पहले सेफ सीट लग रही थी, वो भी मेरे ख्याल से जीतेंगे। तो ये तो नितिन गडकरी की बिल्कुल है, लेकिन वो भी सीट कंपटीशन में आ गई है। नितिन गडकरी जो खुद फंसी हुई है, तो जो खुद कहते थे मैं मेरे घर छोड़ के, बालकनी छोड़ के कैंपेन में नहीं जाऊंगा, वो नितिन गडकरी जी जो धूप अभी मेरे ख्याल से 40 के ऊपर जो टेम्परेचर नागपुर विदर्भ का, वहां पे गली गली और मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे। इसका मतलब है कि वहां पे जो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है, जो उम्मीदवार विकास ठाकरे, वो भी काफी मजबूत कैंडिडेट है। कांग्रेस का विधायक है, वहां के जो सीट 6 लोकसभा विधानसभा सीट है, सीट फंस सकती है नागपुर की। अभी बड़ी बात कर, आपने दो बातें कही, दो बातें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है और जिस पर मैं टाइगर का रिएक्शन लूंगा। आपने कहा कि एक तो जो आईपीएस अधिकारी थे उनसे आपकी बातचीत हुई, एक कॉन्फिडेंशियल फिगर उन्होंने दिया कि भाई जो सरकार की अपनी रिपोर्ट है इंटेलिजेंस की, वो कह रही है 26 सीट शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के खाते में जा रही, यानी महाविकास आघाड़ी कह लीजिए या इंडिया अलायंस कह लीजिए। और आपने कहा 22 सीट्स जो हैं वो इस वक्त अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, यानी जो एनडीए है उसके खाते में जा रही, मोदी जी के खाते में जा रही।
टाइगर, हाँ, और दूसरी बात आपने कही कि नागपुर में नितिन गडकरी, जिनको घर से निकलने की भी जरूरत नहीं थी, इतने पॉपुलर नेता हैं, जिस तरह का कैंडिडेट है वहां पर कांग्रेस का विकास ठाकरे, तो थोड़ा सा नितिन गडकरी ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, सीरियसली ले रहे हैं चुनाव को। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र का माहौल फंसा हुआ है, ये एक बड़ी बात की। टाइगर, अगर महाराष्ट्र फंस रहा है, जो सुधीर जी कह रहे हैं, अगर महाराष्ट्र फंस रहा है टाइगर, और 20-25 सीटों का अगर मोदी जी को नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र में, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी की गिनती 272 तक नहीं पहुंच रही? आपको लग रहा है मोदी जी को अंदर ही अंदर सब कुछ पता है, वो एक डेस्परेट सिचुएशन में है, और अगर ये चुनाव जीतना होगा तो फिर महाराष्ट्र है या बंगाल है, वहां पर करिश्मा करना होगा, और मोदी जी इस वक्त करिश्मा करते हुए क्या आपको नहीं दिख रहे टाइगर? मेरे पास जो फिगर है अधिकारियों की वो 11 है, युति को 11 सीटें, मतलब शिवसेना, सॉरी, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को 11 सीटें, एनडीए को 11 सीटों का फिगर मेरे पास है। और यदि सुधीर भाई कहते हैं, और मैं भी मान रहा हूं क्योंकि मेरे पास रोज रिपोर्ट आ रही है नागपुर की, अपने जो गडकरी जी है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक फील्ड में रोज। इसके मायने, इसका मतलब क्या है टाइगर? मतलब तो बताइए। इसका मतलब है यदि गडकरी की सीट तकलीफ में है तो फिर ये 7 से ज्यादा सीटें इनको नहीं आती महाराष्ट्र में, लिख लीजिए। अरे टाइगर, क्या बात कह रहे हैं आप? कह रहे हैं वो बता रहे हैं 22, गोदी मीडिया कह रहे हैं 32 सीट आ रही है, आप 32 से 7 पे ले आए। मैंने आपको यही तो कहा, आपने मुंबई में एकनाथ शिंदे का टेटुआ दबा के सारी बॉम्बे अपने कब्जे में कर ली, सारी सीटें हमको चाहिए, और आपके पास उम्मीदवार नहीं तो आपको माधुरी दीक्षित और सलमान खान ढूंढने पड़ रहे हैं। उम्मीदवार चाहिए जीतने वाले। आपको सालों पहले एकनाथ खड़से को जो आपने बिल्कुल ऐसा पत्थर निकाल के रख देते चावल में से, वैसा निकाल के फेंक दिया था, आज उसकी घर वापसी करनी पड़ रही है आपको। 2024 में ऐसा क्या हो गया कि नेताओं की घर वापसी के लिए बीजेपी की टीम जा रही है, हाथ पैर जोड़ रही है, वापस आ जाओ। इसका मतलब सिंगल डिजिट भी क्रॉस नहीं हो रहा है ठीक से। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ये हाल हो गए कि जो आदमी सपने देख रहा था 48 में से 41 सीट जीतने का, आप कह रहे हो 7, 8, 10 सीटें आएंगी, इसके 2-3 कारण क्या हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए, 2-3 कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला कारण, आपने क्षेत्रीय क्षेत्रफल को खत्म कर दिया। आपने महाराष्ट्र में जो बीजेपी थी, ओरिजिनल बीजेपी, जिसके वजह से बीजेपी जानी जाती थी, एकनाथ खड़से थे, गोपीनाथ मुंडे थे, गडकरी का भी एक वजूद था, गडकरी पूरे विदर्भ में घूमते थे, आपने सबको खत्म कर दिया। पिछले बार चंद्रकांत दादा पाटिल ने पूरा पश्चिम महाराष्ट्र घूम घूम के वहां बीजेपी के लिए स्थिति दिलवाई थी, उनको घर बिठा दिया। आप एक आदमी के हाथ खेलते रहे जिसका नाम देवेंद्र फडणवीस है, और उन्होंने पार्टी डुबा दी। यहां तो बिल्कुल इंदिरा गांधी जैसी कांग्रेस चलाती थी वैसी बीजेपी चला रहे हैं। आप जिसको चाहे उठा के मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उसकी औकात हो ना हो। सुनने को आप क्या कहना चाह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को नाराज कर दिया, गडकरी को नाराज कर दिया, चंद्रकांत पाटिल को नाराज कर दिया, तो क्या मोदी के साथ कोई है ही नहीं बीजेपी में महाराष्ट्र में? मोदी तो भैया, महाराष्ट्र में कितनी बीजेपी है? शिवसेना बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, एमएनएस बीजेपी, एनसीपी बीजेपी, ओरिजिनल बीजेपी। ओरिजिनल बीजेपी में भी संघ लॉयलिस्ट बीजेपी, मोदी लॉयलिस्ट बीजेपी। हर जगह आपने नेतृत्व खत्म कर दिया क्योंकि आपको लगा कि मेरे नाम पे ही मैं सब कुछ करूंगा। जी, गुजरात चल सकता है सर, मेरे नाम ये देश गुजरात नहीं है। जी जी, ये देश गुजरात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मैं सुधीर जी से पूछूंगा। सुधीर जी, आपने तो बंबई में एक बहुत बड़ा वक्त दे दिया पत्रकारिता को, महाराष्ट्र घूमते रहे आप, हर जिले जिले आप महाराष्ट्र में घूम रहे हैं इतने बरसों से। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, 2014 में मोदी जी की जो एक तूती बोल रही थी महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह, क्या आज जब आप किसी चाय वाले से मिलते हैं, किसी ऑटो के ड्राइवर से मिलते हैं, किसी परचून की दुकान पे जाते हैं, सब्जी वाले से जाते हैं, जिन लोगों से आप बातचीत करते हैं, आम आदमी से, वो मोदी जी के बारे में क्या 2014 जैसे सेंटिमेंट्स नहीं है? क्या आज की तारीख में आपको एक एंटी इनकम्बेंसी लगती है? क्या आज की तारीख में महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो मोदी के साथ वहां नहीं खड़े जहां 2014 या 19 में खड़े थे?
जिस तरीके से 2014 में एक मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक माहौल बना था, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आना, और बाकी काफी एमएसपी की चीजें जो किसान के लिए थे, उसमें कुछ हुआ नहीं। लोगों ने 5 साल दिए, 5 के बाद और 5 साल दिए, 10 साल दिए। किसी भी राजनेता के लिए 10 साल बहुत बड़ी बड़ी मेरे ख्याल से पीरियड होता है किसी के लिए देना। तो लोगों ने 10 साल दिया। उसके बावजूद जब मैं महाराष्ट्र में जो विदर्भा है, मराठवाड़ा है, बाकी इलाके में जब घूमता हूँ, तो वहां के सोयाबीन का जो प्रॉब्लम है, जो गन्ना है उसका प्रॉब्लम है, कपास का प्रॉब्लम है, किसी भी जो किसान है, जैसे पैच वाला किसान, वो भी बेचारा मर रहा है। तो कोई किसान खुश नहीं है जो मोदी सरकार की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में। ये पहली बात। दूसरी बात, जो अशोक भाऊ ने जो बात की, वो बहुत बात सटीक और सही है। यहाँ के में भारतीय जनता पार्टी में ओरिजिनल बीजेपी कौन है, जब ढूंढेंगे तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं। क्या तो ठीक है, गुजरात दिल्ली में लॉबी उनका वाला राज करेंगे। सेंटिमेंट्स भी है? गुजरात लॉबी वाला सेंटिमेंट, मराठी अस्मिता भी है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल है, लोगों क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति हो हमेशा गुजरात बनाम मराठी हो जाती है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र और गुजरात एक नेबरिंग स्टेट है, लेकिन उनकी हिस्ट्री भी अलग है। वो भी देखने वाली चीज है। इसके लिए जब यहाँ के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जा रहे हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे हैं, जो मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल थी, अभी वो कैपिटल है क्या फाइनेंशियल, ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जो गिफ्ट सिटी है, वहां पे सब जो बैंक के जो मेन हेड ऑफिस रहते थे मुंबई में, वो सब हेड ऑफिस गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में है। अभी जी, इसलिए जी। महाराष्ट्र के आदमी को एक फीलिंग है कि हमारा जो कुछ कारोबार है, हमारी जो कुछ मेरे ख्याल से रोजगार है, वो सब गुजरात जा जी, रहे हैं। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुधीर जी आपने कही कि महाराष्ट्र के जितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बॉम्बे को जो कॉमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, वहां के जो बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको धीरे धीरे मोदी जी जो गुजरात ले गए, उसका भी कहीं ना कहीं एक रिपरकशन है। आखिरी लाइन पूछना चाह रहा हूं टाइगर आपसे, आपको क्या लग रहा है कि अल्टीमेटली महाराष्ट्र में जो रथ फंसा है, ये मोदी जी का 2024 का फाइनल खराब कर देगा? ये मोदी जी का जो फाइनल स्कोर होगा उसको महाराष्ट्र खराब करने जा रहा है इस बार? यकीनन यकीनन खराब करने जा रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। गले की हड्डी है महाराष्ट्र? महाराष्ट्र गले की हड्डी नहीं, फंस चुका है। वो बाहर उगल भी नहीं आ रही, निगल भी नहीं आ रही। ओहो, गले की हड्डी फंस गई। यानी कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि महाराष्ट्र आज की तारीख में मोदी जी की सबसे बड़ी दुखती रग है, और कहीं सारा का सारा खेल महाराष्ट्र ही ना पलट दे। आप दोनों ये कहना चाह रहे हैं। एक चीज जो सुधीर भाई ने कही कि कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट, गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र जो सेंटिमेंट है, वो एक अंडर करंट है, जिसका बेनिफिट शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे रीजनल लीडर्स को मिल सकता है। ये भी आपने बड़ी बात कही। एक बात आपने और कही कि बॉलीवुड के कोई भी स्टार, बड़े बड़े स्टार जिनको अप्रोच किया जा रहा है, वो हाथ जोड़ दे रहे हैं कि हमें मोदी जी का रथ नहीं चढ़ना। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और सबसे बड़ा इंडिकेशन सुधीर जी आपने जो दिया, जिस पर मोहर लगाई अशोक वानखेड़े ने, कि जो नागपुर की सीट है नितिन गडकरी की, वो भी फंसी हुई है। दैट्स अ बिग इंडिकेशन। आप दोनों लोग आए, आज हमने महाराष्ट्र पर बात करी, खुलकर बात करी, और नतीजा यही है कि ये चुनाव फंसता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है। मोदी जी 272 तक कैसे पहुंचेंगे, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। टाइगर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर भाई, आप आए, समय निकाला, और जिस तरह से आपने बेबाकी से बात रखी, बहुत बहुत उसका धन्यवाद अपने दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।